नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं ऐसी ही एक खास शख्सियत जो कह सकते हैं कि साहस, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। ये है भोपाल की पर्वतारोही ज्योति रात्रे जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपको बता दें, उन्होंने न सिर्फ 55 की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह कर देश का नाम रोशन किया है, हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, बल्कि हाल ही में BMW बर्लिन मैराथन 2025 को भी सफलतापूर्वक पूरा कर और कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ज्योति जी ने 42.2 किलोमीटर की इस सफलतापूर्ण दौड़ को 6 घंटे 25 मिनट में पूरा किया है और ये दिखा दिया है कि उम्र कभी भी इस सफलता की राह में नहीं आ सकती। तो चलिए उनसे बातचीत का ये जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं उनके इस अनुभव के बारे में। सबसे पहले ज्योति जी, TNN परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। यानी कि आपने उम्र को पीछे छोड़ ऐसे कीर्तिमान हासिल किए हैं जो सच में सैल्यूट के काबिल हैं। कुछ कहना चाहेंगी? सबसे अभी हाल ही में जो आपको मिला है बर्लिन वाली जो आपने मैराथन जीती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। DNN परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाया, और सभी दर्शकों को मैं जय हिंद करती हूँ। और बर्लिन मैराथन मेरे लिए पहली फुल मैराथन थी। इसके पहले मैं कभी इतना नहीं दौड़ी थी, और इसका भी एक छोटा सा किस्सा ही हो गया कि जब मैं बर्लिन मैराथन की तैयारियां कर रही थी, तो मैं जब पचमढ़ी हाफ मैराथन मैंने उसी के लिए की थी, और तभी मेरे पैर में इंजरी हुई और मैं करीब 45 दिन तक मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाई। लेकिन मैंने इतनी बड़ी रन को रजिस्टर किया था, तो मेरा ये सपना था कि कम से कम मैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे तो खड़ी हूँ। और जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँची और वहाँ जब मैंने शुरुआत की, तब ये मन में था कि शायद मैं 42 किलोमीटर नहीं कर पाऊंगी, पर यह विश्वास था कि मैं इस बार जितना मैंने अभी तक दौड़ा है उससे कुछ ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब मैंने दौड़ शुरू की, और एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो नहीं पता, पर हाँ भोपाल से मैं पहली हूँ जिसने बर्लिन मैराथन में हिस्सा लिया। और ये जो है वर्ल्ड की मैराथन जो है, ये 6 मुख्य मैराथन में एक है, और वो मैंने कंप्लीट की। और जब वो 42 किलोमीटर मैंने पूरा कर लिया, तो एक अलग ही मतलब मेरे मन में जो उत्साह था वो और ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी, ये मेरी एक नई फील्ड है जिसमें मैंने कदम रखा है। और आगे कोशिश करूँगी कि इसमें कुछ समय में और सुधार हो सके, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस की थी और मैंने अपने कट ऑफ टाइम से पहले कर ली, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उम्र को आपने पीछे छोड़ एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो चलिए शुरुआत मैं यहीं से करूंगी कि आपकी पर्वतारोहण की जो जर्नी है, यानी कि आपका पहला जो ट्रैक रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। किस तरीके से रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर सिलसिला शुरू होगा। मैं 2017 में सबसे पहली बार एक छोटे से ट्रैक पे गई थी, सोरताल ट्रैक, और उसने ही मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि जब मैं पहली बार गई और मैंने तभी पहली बार पहाड़ों को देखा था, तो जो कहा जाता है कि पहली नज़र का प्यार होना, मुझे पहाड़ों से हो गया। तब मेरी फिटनेस कुछ नहीं थी और मेरे लंग्स भी बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा था, अपने अंदर जुनून था, और मैंने ये सोचा कि हाँ ये कुछ है जो मुझे करना चाहिए। आगे भी मैं ट्रैक पे आऊँगी, पहाड़ों के पास आऊँगी। और मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया, और डॉक्टरों ने कहा कि आपके लंग्स बहुत वीक हैं और आज के बाद आप कभी पहाड़ों पे नहीं जा पाएंगी। तो ये मेरे लिए समझ लीजिए एक ट्रिगर पॉइंट था कि यानी कि ये तो आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी डिजीज आपको हुई है कि आपको अपने लंग्स स्ट्रॉन्ग करने की उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में आपने कई ऐसी चीजें फतेह की हैं जो काबिल तारीफ है। जी, तो जब डॉक्टर ने ये कहा, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं
पहाड़ों के पास नहीं, पहाड़ों पर चढ़कर दिखाऊंगी। और फिर मैंने अपने बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें मेरे लंग्स बहुत पुअर आए। जब मैंने डॉक्टर से और लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि लंग्स एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसकी हम कैपेसिटी हमेशा बढ़ा सकते हैं और 100% तक बढ़ा सकते हैं। मैंने लंग्स पर काम किया और ये कहिए कि ये जो मेरी यात्रा है ये असंभव से संभव की यात्रा थी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जाने के लिए सबसे ज्यादा आपके लंग्स मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे सबसे ज्यादा कमजोर थे, तो मैंने उस पर काम किया। संदेश देना चाहूंगी कि जब भी कोई लक्ष्य अपना हासिल करें तब आप देखें कि अपने में क्या कमजोरी है, उस पर काम करें। और जब आप उस पर काम करेंगे तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि आप उसको पा नहीं सकते हैं। और मैंने पहले अपने आप पर काम किया, अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ाई, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई। क्योंकि जिस उम्र में मैंने सोचा था मैं उस उम्र में पहुंच चुकी थी जब महिलाएं जो हैं वो माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाती है, कैल्शियम कम होने लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत शुरू हो जाती है। और तब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो काफ़ी मेहनत मुझे अपने शरीर पर करनी पड़ी। फिर मैंने अपनी मानसिक स्थिति पे बहुत काम किया, मेडिटेशन वगैरह किया और अपनी यात्रा शुरू की। और कोविड के दौरान मैंने 3 बड़े पर्वतों पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद धीरे धीरे करके सिलसिला चलता रहा। और 2023 में मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए गई थी और मुझे 600 मीटर से वापस आना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्योति जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अपने आपको ही अपने आप को मजबूत करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप के अंदर इच्छा शक्ति है और आपको पता है कि आप ये कर लोगे, क्योंकि आपके सामने खुद एक एग्जाम्पल आपके सामने ज्योति राठौर जी के रूप में बैठे हुए हैं। ज्योति जी, सबसे पहले अगर एवरेस्ट की बात करें तो आपने प्रयास किए, 2 प्रयास आपके रहे। पहली बार अधूरा रहा, दूसरी बार मई 2024 का हम कह सकते हैं। वहां पे आपने तिरंगा फहराने का जो आपका भाव था वो कैसा रहा, कैसा अनुभव था आपका वहां पे? 2023 में तो जो मैं वापस आई थी उसके पीछे एक छोटा सा वाकया था कि मौसम बहुत ख़राब हो गया था और हमारे बहुत सारे को क्लाइंबर्स जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। 70 साल के इतिहास में एवरेस्ट के में सबसे ख़राब साल कहूँगी मैं, जबकि 23 लोगों की डेथ हुई थी और करीब हमारे 70% जो क्लाइंबर्स थे वो इंजर्ड हुए थे। मेरा भी एक को क्लाइंबर जो था वो इंजर्ड था और उसको रेस्क्यू के लिए ले जाने वाला कोई नहीं था। तब मेरे शेरपा ने मुझसे आकर पूछा कि हमको क्या करना चाहिए और अगले दिन मौसम अच्छा था। मैं चाहती तो अपने शेरपा को मना कर देती और मैं झंडा उसी साल फहरा देती, लेकिन शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती अगर मेरे जो को क्लाइंबर की डेथ हो जाती। तो वहाँ मैंने अपना अभियान वहीं छोड़ा और मैंने वहाँ मानवता को ऊपर रखा और अपने को क्लाइंबर की जान बचाने के लिए अपने शेरपा को नीचे भेज दिया था। तो 2023 भी मेरे लिए बहुत खास था कि मेरी वजह से अगर किसी एक व्यक्ति की जान बची है तो वो मेरे लिए माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराने के बराबर ही था। और 2024 में जब इतिहास रच गया तो उस समय का तो मैं खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ कि जो मुझे खुशी हुई, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पर्वत है जो आपका तन मन और धन सब कुछ ले लेता है। और जब आपने सब कुछ लगा दिया हो और फिर आपने विजय प्राप्त की हो तो वो अनुभव तो बहुत ही खास रहा है। खास बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 5 महाद्वीपों की भी बात की जाए तो 2 चोटियां फतेह करने के बाद आप अंटार्कटिका के उस कदम पर पहुंची जहां पर किसी का पहुंचना नामुमकिन था। और इस उम्र के उस पल को कैसे महसूस करती हैं आप और कैसे साझा करना चाहेंगी हमारे साथ? जब मैं अंटार्कटिका दिसंबर 2024 में गई, वो मेरा 6वां महाद्वीप का हाईएस्ट पीक होने वाला था, लेकिन वहाँ भी मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे हाई कैंप से वापस आना पड़ा। लेकिन जब मैंने यूनियन ग्लेशियर पर अपना पहला कदम रखा, और ये वो जगह थी जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था मेरे लिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से कोई भी वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। मैं पहली थी जिसने यूनियन ग्लेशियर तक पहुँची, उसके बाद आगे मैं विंसन के हाई कैंप तक पहुँची। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी सफलता रही है। और क्योंकि वो अभी अधूरा है तो फिर मैं एक बार उसको फिर से फतह करने जाने की प्लानिंग में है, पर वो कब होता है ये देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी। आप
55 वर्ष की आयु की अगर बात की जाए तो आपने ये सब हासिल कर लिया, ये करने वाली आप भारत की एक कह सकते हैं वरिष्ठ महिला पर्वतारोही बनी हैं, और इस उपलब्धि के पीछे आपकी क्या सोच रही है? इस उपलब्धि के पीछे बहुत सारे कारण जुड़े हुए थे। एक कारण ये था कि बचपन से ही मुझे ये था कि कोई भी मुझे मिसेस रात्रे या जो भी मेरा सरनेम होता है उससे ना जाने, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, और शुरू से ही मुझे श्रीमती अपने सामने लगाना ठीक नहीं लगता था। तो एक तो वो कारण था। दूसरा ये कारण था कि आज से 52 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने ये निर्णय लिया था कि हम 2 बहनें ही हैं, बेटा नहीं है उनका। तो मुझे ये प्रूव करना था कि हमेशा बेटे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते हैं, बेटियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का भी एक अच्छा उदाहरण था। और एक और कारण था कि हमारे भारत देश में 50 के बाद महिलाएं ये सोचने लग जाती हैं कि अब हमारा सब कुछ हो गया है और अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक संदेश देना था कि 50 के बाद जीवन खत्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है, क्योंकि तब तक हम अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके रहते हैं। जो हमारे अपने सपने छूट गए होते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, ये भी एक संदेश देना था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है और करती जा रही हूँ। बिल्कुल, यानी कि ज्योति जी का एक ही कारण नहीं था, ये हर उस महिला को सोचना चाहिए, चाहे वो एक यंग एज में हो या फिर यंग एज से ऊपर पहुंच गई हो। क्योंकि जिस तरीके से ज्योति जी ने बताया, आज मैं जिस एज पर हूं उस एज पर लोग ये सोचते हैं कि अब तो आराम के दिन है, अब हम घर का काम भी नहीं कर सकते, और ऐसे में वो तो पहाड़ चढ़ ली। भाई काबिले तारीफ है, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और एक बहुत अच्छी सीख यहाँ पे ज्योति जी ने दी है कि सिर्फ लड़के ही नहीं, आज महिला सशक्तिकरण की जो हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव, सब जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसकी एक मिसाल कायम कर रही है ज्योति जी। ज्योति जी, बर्लिन मैराथन एक मैसेज के साथ, आपने एक संदेश के साथ इसे पूरा किया है, सेव ग्लेशियर। इस अनुभव को किस तरह से आप प्रेरणा के तौर पर बताएंगी? सेव ग्लेशियर का मैसेज देने का एक खास कारण था कि अभी हम देख रहे हैं कि इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और जो ग्लेशियर हैं वो हमारी लाइफलाइन है। वही अगर वही खत्म हो गए तो आगे हमारा जीवन भी खत्म ही है। तो मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, अवेयरनेस के लिए हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इसके चीज़ें हैं। मैं नेपाल में भी एवरेस्ट अलायंस से जुड़ी हूँ कि हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ग्लेशियर बचाने के लिए। प्रकृति में जो बहुत उथल पुथल हो रही है उसको हम कैसे बचाएं, कैसे हम अवेयरनेस लाएं कि इन सब के लिए जो पर्यावरण में इतना चेंज आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सबको हम कैसे कम कर सकते हैं, उस अवेयरनेस के लिए मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम। जिस तरीके से आप कई ऐसी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है सबरी, जैसे कि आपसे बातचीत में पता चला, मांडवा और उस बस्ती के जो बच्चे हैं उनको सजाने में, स्कूल भेजने में, मिट्टी के गणेश बनाने में काफी हेल्प आप उनकी कर रही हैं, और काफी एक्टिविटीज ऐसी नजर आ रही हैं। कैसे आप देखती हैं उसे और किस तरीके से आप इन्वॉल्व हुई? मैं जो है बहुत सारे सामाजिक कामों में भी जुड़ी हुई हूँ। उसमें मेरा सबसे मतलब मेरा पसंदीदा काम है कि गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना, साथ ही हमारी संस्कृति के बारे में उनको बताना। मैं समय समय पर उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताती हूँ। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो जैसा कि पर्यावरण के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो उनको मिट्टी के गणेश बनाना सिखाती हूँ, दीपक बनाना सिखाती हूँ, दीपक पे कैसे उसको कलरफुल कर सकते हैं, और स्वरोजगार का एक काम कि बच्चे सीखें और वो उनसे कुछ अपना जेब खर्च अगर कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो इस तरह की मैं बहुत सारी एक्टिविटी करती रहती हूँ। यानी कि इतनी बड़ी फतेह हासिल करने के बाद भी आप एक समाज सेवा का काम भी बहुत बखूबी निभा रही हैं। बहुत अच्छी बात है ज्योति जी। ज्योति जी, आज के युवा, खासकर लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि बस अब इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, ये काफ़ी है, नौकरी कर ली, जॉब कर ली, इतना काफ़ी है, लेकिन आप उससे आगे निकली, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं सबसे पहला तो यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आजकल हमारी प्रकृति के लिए अवेयरनेस नहीं है वो होना चाहिए। और अगर हम इस धरती पर आए हैं और प्रकृति हमको कुछ दे रही है तो वापस करना भी हमारा जिम्मेदारी है। दूसरा, हमारी संस्कृति को बचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल के युवा जो है वो हमारी जो संस्कृति है उसको उतना नहीं समझ पा रहे हैं या वहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आजकल तो इतना सब कुछ है, आप इंटरनेट के ज़रिए या किसी के पॉडकास्ट या कहानियों के द्वारा आप इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सहेज सकते हैं। तो हमको हमारी प्रकृति और संस्कृति दोनों को सहेजना है। तो उनको यही संदेश दूंगी कि आप पढ़िए, आप अपनी जॉब करिए, जो भी करिए, लेकिन एक शौक़ भी पालिए और शौक़ पर भी अपने काम करिए। और हमेशा अपने साथ एक शौक़ ज़रूरी है। जब कभी आप अकेले होंगे तो वो अकेलेपन का साथी रहेगा। तो आप पर्यावरण के लिए कुछ करिए, आप अपनी संस्कृति के लिए कुछ करिए और एक अपने शौक़ के लिए भी समय निकालिए। बिल्कुल ज्योति जी, एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, आगे के आपके क्या प्लान्स? आगे मेरा जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करना है वो अभी मेरा चालू है। उसके साथ ही मैंने प्रण लिया है इस साल में 500 पेड़ लगाने का। तो मेरे करीब 350 के करीब हो गए हैं, 150 और लगाना है। मेरे पेड़ों का लगाने का खास तरीका ये है कि मैं वहीं पौधे रोपती हूँ जहाँ उनकी परवरिश हो जाए। ऐसे तो कई पेड़ लगाए जा सकते हैं लेकिन जहाँ परवरिश नहीं हो पाती है, लेकिन मैं वहीं लगाती हूँ जहाँ उनकी परवरिश हो। एक और मेरे लिए है 7 महाद्वीपों की चोटी, पर्यावरण, और दूसरा मैं महिलाओं की को रोजगार के प्रति उनको मोटिवेट कर रही हूँ। मैंने अभी अप्रैल में 20 गांव की यात्रा की थी और गांव की महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का हमारा एक प्रोजेक्ट है। और मैंने ये प्रण लिया है कि मैं इस साल तक करीब 100 महिलाओं को खुद क्या काम करने की ट्रेनिंग दे दूंगी और उनको मेन स्ट्रीम में लाके काम शुरू करवाऊंगी। तो इस तरह हमने अभी तक करीब 20-22 महिलाओं पर काम शुरू कर दिया है और उनके अपने प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं। उनका हमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया, हमने उनके जो प्रोडक्ट है उनके लोगो डिज़ाइन करवा दिए हैं, उनको अब हम रजिस्टर करवा रहे हैं और शहरों में लाकर उनके प्रोडक्ट खुद बेचने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ज्योति जी, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ते हैं तो साथ में आपके साथ की जो महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ा रही है। बहुत अच्छी बात है। और यही है ज्योति रात्रे जी जो साहस, संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी लेकर अपने साथ चल रही हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति रात्रे जी आपका हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में और खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार मुलाकात होगी एक और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।